हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2011 में आई एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल साउथ कोरियन मूवी साइलेंस्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि एक रियल स्टोरी है और डेफ स्कूल में मासूम बच्चों के ऊपर हुए शोषण को बताती है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है सन 2005 में साउथ कोरिया की सिटी सियोल से, जहाँ कैंग नाम के आर्ट टीचर की म्यूजिक सिटी में बेस्ड एक स्कूल में आर्ट टीचर की जॉब मिल गई है। ये स्कूल काफ़ी फेमस है और गूंगे बहरे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। कैंग अपनी कार से सियोल से म्यूजिन शहर जा रहा है, पर रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी तरफ म्यूजिन शहर में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि ट्रेन के आगे खड़ा होकर मर जाता है। कैंग को मैकेनिक के यहाँ से एक सीओ नाम की लड़की अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है। कैंग रास्ते में उससे साइन लैंग्वेज में कुछ बात करता है जिसे सीओ समझ नहीं पाती है। तब कैंग उसे बताता है कि उसे साइन लैंग्वेज आती है, जो कि गूंगे बहरे बच्चों के लिए बनाई गई है और उसकी बेनीवोलेंस एकेडमी में जॉब लग गई है, जो इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए फेमस है। जिसे सुनकर सीईओ खुश होती है और लास्ट में उसको ड्रॉप करते हुए अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है कि वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है और उसको कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत लगे तो वो उसे बेझिझक फ़ोन कर सकता है। कैंग बेनीवोलेंस एकेडमी पहुंच गया था और अपनी इस जॉब के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर स्कूल प्रिंसिपल से मिलता है, जहाँ पर उसे प्रिंसिपल का जुड़वा भाई भी दिखाई देता है, जो कि इसी स्कूल में चीफ एडमिन होता है। बातचीत के दौरान मालूम चलता है कि कैंग यहाँ पर प्रोफेसर किम के रेफरेंस से आया है, जो कि प्रिंसिपल का चाइल्डहुड फ्रेंड है। प्रिंसिपल कैंग से बात करने के बाद उसको अपने भाई के साथ बाकी बात करने के लिए अपने ऑफिस के बाहर भेज देता है, जहाँ उसका भाई कैंग से इस जॉब के लिए 50,000 कोरियन वॉन्ड की डिमांड करता है और कहता है कि वैसे तो ये अमाउंट 1 लाख कोरियन वॉन है, पर तुम प्रोफेसर किम के रेफरेंस से आए हो तो तुम्हारे लिए ये आधा हो जाएगा। इसके बाद कैंग अपने घर पर फ़ोन करके अपनी माँ से ये पैसे अरेंज करने के लिए कहता है और अगले दिन स्कूल में आकर अपनी क्लास लेता है। क्लास लेते वक्त कैंग ऑब्जर्व करता है कि कुछ बच्चे काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं और उसके एफर्ट्स करने के बाद भी वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं। और कुछ देर बाद उसकी क्लास में एक मिंसू नाम का बच्चा काफ़ी लेट आता है, जिसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान थे। क्लास के बाद कैंग स्कूल के एक पुराने टीचर पार्क के पास जाता है और मिंसू के बारे में पूछता है कि उसके मुंह पर इतनी चोट के निशान क्यों हैं और वो इतना घबराया हुआ क्यों था। तो पार्क उसको बताता है कि अभी कुछ दिन पहले मिंसू के भाई ने ट्रेन के आगे खड़े होकर सुसाइड किया था, जिसकी वजह से वो आजकल नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है। इसके अगले दिन कैंग अपनी क्लास लेता है और शाम को देर से घर जाते वक्त उसे किसी बच्चे की चीखने की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ को फॉलो करता करता स्कूल के लेडीज़ टॉयलेट तक पहुंच जाता है और वो जैसे ही अंदर आवाज़ देखकर पूछता है कि अंदर कोई है कि नहीं, अंदर से आवाज़ आना बंद हो जाती है। कैंग को कुछ तो गड़बड़ लगती है और वो अंदर जाकर चेक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उसे अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो लेडीज़ टॉयलेट में नहीं जा सकता है। और रही बात इस आवाज़ की, तो इस स्कूल के बच्चे काफ़ी शरारती हैं और वो ऐसे ही आवाज़ें निकाला करते हैं, जिसके बाद कैंग वहाँ से चला जाता है। इसके अगले दिन कैंग जब प्रिंसिपल ऑफिस में उससे मांगे गए पैसे देने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ एक जैंग नाम का पुलिस ऑफिसर प्रिंसिपल से पैसे लेता है और उससे कहता है कि उसे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ मैनेज कर लेगा। इंस्पेक्टर कैंग को भी साथ में बैठकर चाय पीने के लिए कहता है, पर कैंग प्रिंसिपल को उसके पैसे देकर वहाँ से चलते बनता है। और इसके बाद जब वो स्टाफ रूम में जाता है तो वो देखता है कि पार्क मिंसू को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। कैंग जाकर पार्क को रोकता है और उससे मिंसू को इस तरह से मारने का रीज़न पूछता है। तो पार्क उसे बताता है कि मिंसू 2 लड़कियों के साथ रात में स्कूल की बिल्डिंग के बाहर जाता है और इसलिए इसे सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इसका छोटा भाई जो ट्रेन के आगे खड़ा होकर मर गया था, वो भी ऐसे ही बाहर जाया करता था। इसके बाद कैंग काफ़ी देर शाम में जब स्कूल से बाहर जाने लगता है तो उसे यूरी नाम की लड़की खिड़की पर पैर लटकाए दिखाई देती है। कैंग उसको नीचे से ही काफ़ी आवाज़ें देता है कि वो पैर अंदर करे, पर जैसा कि वो बहरी और गूंगी थी, उस पर कैंग की आवाज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। कैंग दौड़ते हुए स्कूल के अंदर जाता है और यूरी को खिड़की से पीछे खींचता है। कैंग के ऐसा करते यूरी बहुत बुरी तरह डर जाती है और उससे उसको टच करने से मना कर देती है। कैंग के समझ में आ जाता है कि इस स्कूल में बच्चों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो यूरी से बड़ी पोलाइटली पेश आता है और उसको समझाता है कि वो उसे खुलकर बताए उसे क्या दिक्कत है। यूरी कैंग का हाथ पकड़कर उसको एक रूम के बाहर तक ले जाती है और कैंग को रूम की तरफ इशारा कर कर वापस चली जाती है। कैंग अब उस कमरे के अंदर जाता है तो जो वो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ स्कूल डे बोर्डिंग की काउंसलर यून एक यौन नाम की बच्ची को वॉशिंग मशीन में डुबो डुबो कर मार रही होती है। कैंग तुरंत जाकर यून को रोकता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर आज के बाद उसने ऐसा किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा।
पर कैंग की बात का यून के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा कैंग को अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। कैंग इससे पहले उसे कुछ कहता, वहाँ योन इतना टॉर्चर सहने के बाद बेहोश हो जाती है। कैंग इसके बाद तुरंत योन को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और अब उस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सीओ को फ़ोन लगाता है जिसने उसको गाड़ी से लिफ्ट दी थी और उसे स्कूल में चल रहे बच्चों के टॉर्चर के बारे में बताता है। सीओ भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है और योन की हालत देखकर कैंग से उसके माँ बाप को फ़ोन लगाने के लिए कहती है, जिस पर कैंग कहता है कि यो अनाथ है। इसके बाद का सीन अगले दिन का दिखाते हैं जब प्रिंसिपल और उसका जुड़वा भाई कैंग के साथ स्कूल में मीटिंग करते हैं और योन के साथ करी गई बदसलूकी पर यून की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। वो योन के बारे में पूछते हैं कि अभी वो कहाँ पर है और कैसी है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि कैंग ने योन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। और कैंग उनको बता देता है कि वो हॉस्पिटल में है और कल तक डिस्चार्ज हो जाएगी और इसके बाद जाकर यूजुअली अपनी क्लास लेने लगता है। आज पहली बार यूरी उससे खुलकर बात करने में कंफर्टेबल होती है। क्लास लेने के बाद कैंग को सीईओ का फ़ोन आता है और वो उससे एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए उसे एक कैफ़े में बुलाती है। और कैंग के कैफ़े पहुंचने पर सीईओ उसे योन का लिखा हुआ लेटर देती है जो उसने अभी कुछ देर पहले हॉस्पिटल में लिखा था। इस लेटर को पढ़कर कैंग के होश उड़ जाते हैं। इस लेटर में योन ने साफ साफ लिखा था कि स्कूल प्रिंसिपल उसको सेक्सुअली मॉलेस्ट करता है। उसके अलावा स्कूल में चीफ एडमिन और टीचर पार्क और भी बच्चों को मॉलेस्ट करते हैं और पार्क तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी मॉलेस्ट करता है। और अब कैंग के समझ में आ जाता है कि पार्क उस दिन मिन्सू को इतनी बुरी तरह क्यों पीट रहा था। कैंग सीईओ से कहता है कि हमें इसको तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए और तब सीईओ से बताती है कि इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि योन, यूरी और मिन्सू ने स्कूल की प्रेमाइसेस से बाहर जाकर पुलिस से इसकी कंप्लेन करी थी, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उन्हें वापस स्कूल भेज दिया गया था। और अब कैंग के ये भी समझ में आता है कि पुलिस ऑफिसर उस दिन प्रिंसिपल से पैसे क्यों ले रहा था और इसी वजह से यूरी, योन और मिन्सू को बुरी तरीके से स्कूल में मारा जा रहा है। और अब कैंग को एकदम से ध्यान आता है कि उसने प्रिंसिपल और उसके भाई को हॉस्पिटल का पता दे दिया था जहां योन एडमिट है, तो वो तुरंत हॉस्पिटल में योन को बचाने के लिए भागता है। और दूसरी तरफ यून, चीफ एडमिन और पार्क भी योन को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पर योन की किस्मत अच्छी थी और कैंग के पहुंचने पर वो उसे सही सलामत मिलती है, क्योंकि जब प्रिंसिपल की गैंग उसे ढूंढते हुए रूम तक आई थी तो वो कबर्ड के अंदर छुप गई थी। इसके अगले दिन जियोन और यूरी दोनों ही ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में होते हैं और एक एक करके अपने साथ स्कूल में हुए हादसों को कैमरे पर बोलते हैं। योन बताती है कि स्कूल प्रिंसिपल उसको अपने ऑफिस में बुलाकर गंदे वीडियोस दिखाता है और उसने उसको सेक्सुअली मोलेस्ट करने की कोशिश करी थी। और जब प्रिंसिपल ज़बरदस्ती करने लगा तो भागकर वो वॉशरूम में छुप गई थी, लेकिन तभी प्रिंसिपल वहाँ भी उसका पीछा करते करते आ गया और उससे ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करने लगा। और अब भी उसके मना करने पर वो उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगा। और अब हमें मालूम चलता है कि ये उसी दिन की बात है जब कैंग को बाथरूम में से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही थी और वो लड़की योन ही थी। योन कैमरे पर बताती है कि उसने प्रिंसिपल को ज़बरदस्ती यूरी के साथ सेक्स करते हुए देखा था और तब से ही प्रिंसिपल उसको परेशान करने लगा था और कहता था कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। कैंग से मिलने उसकी माँ और उसकी बेटी आते हैं और हमें मालूम चलता है कि कैंग की वाइफ को मरे हुए 1 साल हो गया है और उसकी बेटी को अस्थमा की प्रॉब्लम है। कैंग अपनी माँ पर गुस्साता है कि वो उसकी बेटी को ऐसी कंडीशन में यहाँ क्यों लाई है और तब उसकी माँ उसे बताती है कि उसने उसकी ब्राइब के पैसे देने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया है और वो ये चाहती है कि कैंग स्कूल प्रिंसिपल को मस्का लगाकर ये जॉब अपनी सिटी में ट्रांसफ़र करवा ले। कैंग की माँ प्रिंसिपल को गिफ्ट करने के लिए गमला भी लाती है और कैंग को प्रिंसिपल को इसे देने के लिए कहती है, जिस पर कैंग अपनी माँ से कहता है कि उसे इस स्कूल में प्रिंसिपल या उसके लोगों का कोई फेवर नहीं चाहिए, वो सब के सब काफ़ी घटिया लोग हैं। जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि वो किसी भी पछड़े में ना पड़कर सिर्फ अपनी जॉब पर ध्यान दे। इसके अगले दिन सीईओ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाकर स्कूल प्रिंसिपल और बाकी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहती है, पर यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनी जाती है क्योंकि स्कूल प्रिंसिपल की यहाँ भी अच्छी सेटिंग थी और सीईओ को ये कहकर टाल दिया जाता है कि बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब स्कूल आवर्स के बाद हुआ है, जो कि उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है और इसके लिए वो जाकर पुलिस के में कंप्लेन करे। इसके बाद जब सीईओ पुलिस स्टेशन में जाकर जैंग से प्रिंसिपल और बाकी सब पर एक्शन लेने के लिए कहती है तो जैंग भी बहानेबाजी करता है कि स्कूल प्रिंसिपल एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान है और चर्च का एक सीनियर मेंबर भी है। अभी कुछ दिन पहले ही उसे गवर्नर ने अवार्ड भी दिया था और वो गूंगे बहरे बच्चों के कहने पर उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब अगला सीन स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर का दिखाते हैं जहां पार्क मिन्सू को प्रिंसिपल ऑफिस में बुरी तरह पीट रहा होता है और उससे योन और यूरी के बारे में पूछता है और मिन्सू के कोई भी जवाब ना देने पर
प्रिंसिपल पार्क को मिन्सू को बाहर ले जाकर पीटने के लिए कहता है। और अब जब पार्क मिन्सू को पीटते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ले जा रहा होता है तो उसे बाहर कैंग खड़ा दिखाई देता है, जो कि अपनी माँ के कहने पर प्रिंसिपल को गमला गिफ्ट करने के लिए लाया था। पर मिन्सू की बुरी हालत देखकर कैंग से रहा नहीं जाता है और वो गमला प्रिंसिपल को देने के बजाय पार्क के सर पर फोड़ देता है और मिन्सू को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब इसके अगले दिन ही सीईओ के कहने पर एक बड़ा न्यूज़ चैनल इस पूरे कांड को लाइव दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और मिन्सू कैमरे पर लाइव आकर सबको उसके साथ हुए टॉर्चर के बारे में बताता है। वो कहता है कि स्कूल के बाद टीचर पार्क उसे और उसके छोटे भाई को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए घर आने के लिए कहता था और अगर वो उसे मना करते थे तो वो उन्हें बहुत बुरी तरह मारता था। और एक दिन जब वो मेरे छोटे भाई को लाकर वॉशरूम में था तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर इस पर उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा और जब तक मुझे होश आया तब तक मेरा भाई अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया था और पार्क के घर के ही पास बने रेलवे ट्रैक पर कटकर मर गया था। इसके बाद भी पार्क ने मुझे ज़बरदस्ती मॉलेस्ट किया, काफ़ी बार स्कूल के बने वॉशरूम में और बाकी टाइम स्कूल के बाद उसके अपने घर पर बुलाकर। मिन्सू ये सारी बातें बताते हुए रो पड़ता है। मिन्सू का ये इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो जाता है और अब जैंग को ना चाहते हुए भी एफआईआर लिखनी पड़ती है और वो जाकर प्रिंसिपल, उसके भाई और पार्क को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लेता है। पर वो इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले रास्ते में ही गाड़ी रोककर प्रिंसिपल को समझाता है कि अब बात उसके सर के काफ़ी ऊपर चली गई है और वो इसमें अब कुछ नहीं कर सकता है। वो प्रिंसिपल को एडवाइस देता है कि उसे अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी महंगे और अच्छे वकील को चुनना पड़ेगा कि जज से भी काफ़ी तगड़ी सेटिंग हो और इसके साथ साथ उसे चर्च में कहकर लोगों को प्रोटेस्ट पर उतारना होगा ताकि लोगों के अंदर तुम्हारी रिलीजियस साइड देखकर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी बने। इसके बाद कोर्ट में जब इस केस की पहली डेट आती है तो वैसा ही होता है जैसा जैंग ने प्रिंसिपल को करने के लिए कहा था। कोर्ट के बाहर चर्च के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में प्रिंसिपल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे होते हैं और अंदर जाने पर कैंग और सीईओ को पता लगता है कि प्रिंसिपल का वकील पहले जज रह चुका है और स्पेशल एक्ट के तहत एक रिटायर्ड जज को उसके पहले केस में स्पेशल फेवर भी दिया जाता है। जज प्रिंसिपल से लेकर बाकी सब गुनहगारों को कटघरे में बुलाता है जहां ये सब झूठ बोलते हैं और सीईओ के इस बात पर हल्ला मचाने से उसे कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। काफ़ी देर तक हियरिंग चलने के बाद भी इस केस का कोई समाधान नहीं निकलता है और कोर्ट अगली तारीख दे देता है। इसके बाद कोर्ट में इस केस की अगली तारीख आती है और प्रिंसिपल का वकील पूछताछ करने के लिए स्कूल गार्ड को कटघरे में बुलाता है। ये वही गार्ड है जिसने उस दिन कैंग को अंदर वॉशरूम में जाने से रोका था। ये गार्ड पूरी तरह से सब कुछ प्रिंसिपल के फेवर में बोलता है, पर बच्चों का वकील इसको इसी की बातों में फंसा देता है जिससे इसकी कही गई बातों की वैल्यू नहीं होती है। और इसके बाद उस डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसने यूरी की मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी और यहाँ ये डॉक्टर भी प्रिंसिपल को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोलती है। ये भी अपनी कही गई बातों में ही फंस जाती है क्योंकि इसने यूरी की 2 मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई होती है, जिसमें एक में लिखा था कि उसका हाइमन फोर्सफुली ब्रेक किया गया है और एक में लिखा था कि वो नॉर्मली ब्रेक हुआ है बिना किसी फोर्सफुलनेस के। जज इस बात पर डॉक्टर को फटकार लगाता है, पर आज भी इस केस का कोई फैसला नहीं निकलता है और कोर्ट अगली तारीख दे देता है। इसके बाद इस केस की अगली तारीख आती है और इसमें यूरी को बच्चों का वकील कटघरे में बुलाता है और इन तीनों दरिंदों को सामने बैठाकर उससे पूछता है कि इनमें से किसने तुम्हें सेक्सुअली मॉलेस्ट किया है। अब यूरी जो बताती है वो काफ़ी शॉकिंग था। वो कहती है कि इन तीनों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसे सेक्सुअली मॉलेस्ट किया था और एक बार तो चीफ एडमिन ने उसके हाथ पैर टेप से बांधकर उसके साथ सेक्स किया था। यूरी के ये बोलते ही चीफ एडमिन इस पर झूठ बोलने लगता है और कहता है कि ये सब झूठ है और यूरी पूरी तरह से मेंटली फिट नहीं है और ऐसा करते करते आज भी इस केस का कोई फैसला नहीं आता है और जज अगली तारीख दे देता है। इस ट्रायल के बाद बच्चों का वकील सीईओ को मैसेज भिजवाता है कि अगर 13 साल से कम उम्र के बच्चों के माँ बाप केस सेटल कर लेंगे तो उन बच्चों का केस में कोई भी रोल नहीं रह जाएगा। और अब प्रॉब्लम ये थी कि यूरी और मिन्सू दोनों ही अंडर 13 की कैटेगरी में आते हैं और इन दोनों के ही गार्जियंस मेंटली डिसेबल्ड हैं। प्रोफेसर किम कैंग को फ़ोन लगाकर आकर मिलने के लिए कहता है और जब कैंग उससे मिलने जाता है तो वो देखता है कि प्रिंसिपल के वकील भी वहाँ पर बैठा हुआ है। ये दोनों कैंग से इस केस में पीछे हटने के लिए कहते हैं और उसे पैसों से भरा हुआ बैग ऑफर करते हैं। ये कहते हैं कि इन पैसों से तुम अपनी बेटी का अच्छा इलाज करवा सकते हो और इसके साथ साथ हम तुम्हारी जॉब तुम्हारे होम टाउन में ट्रांसफ़र कर देंगे। पर कैंग इनके ऑफर को सिरे से ठुकरा देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीईओ को इस केस से जुड़ी बुरी खबर मिलती है और उसको मालूम चलता है कि यूरी के फादर ने यूरी की तरफ से ये केस सेटल कर लिया है। हालांकि यूरी के फादर ने ये इतना बड़ा डिसीजन खुद नहीं लिया है क्योंकि वो इतना बड़ा डिसीजन लेने में मेंटली कैपेबल नहीं है,
बल्कि पैसों की लालच में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें बहला फुसला कर इसके लिए राज़ी किया है ताकि उनको पैसे मिल सकें। इन सब के बाद जब इस केस का चौथा ट्रायल होने जा रहा होता है तो कैंग की माँ आकर उसको हड़काती है और कहती है कि क्या ये बच्चे अब तुम्हें तुम्हारी बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, जो तुम अपनी हर चीज़ दांव पर लगाकर इन पर ध्यान दे रहे हो। इस पर कैंग अपनी माँ से कहता है कि अगर आज मैंने इन मासूम बच्चों का साथ नहीं दिया तो फिर मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पिता कभी नहीं बन सकता, और ये कहकर योन को साथ लेकर कोर्ट में चला जाता है। योन स्कूल प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ कोर्ट में अपने साइन लैंग्वेज में बहुत कुछ बताती है। बच्चों का वकील योन को काफ़ी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और दोनों जुड़वा भाइयों को साथ में बैठाकर योन से प्रिंसिपल को पहचानने के लिए कहता है। इस पर योन उन दोनों के सामने साइन लैंग्वेज में कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और योन के ऐसा कहते ही प्रिंसिपल के एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं, क्योंकि साइन लैंग्वेज तो दोनों भाइयों में से किसी को नहीं आती थी, पर प्रिंसिपल हमेशा योन को डराने के लिए साइन लैंग्वेज में उससे ये बात बोलता था। इस बात से इन बच्चों का केस काफ़ी स्ट्रांग हो गया था और जज कमिंग फ्राइडे को इस केस का फैसला देने के लिए आखिरी तारीख देता है। तो इसके अगले दिन ही मिन्सू के घर पर जाती है ताकि कोई भी उसकी तरफ से केस सेटल ना कर ले, और जिस बात का उसे डर था वो यहाँ पे सच हो जाता है। उसको मिन्सू के घर के बाहर ही यून दिखाई देती है, जिसने मिन्सू की दादी को अच्छे खासे पैसे देकर मिन्सू की तरफ से इस केस को सेटल कर लिया है। मिन्सू के घर पर उसके पिता काफ़ी टाइम से बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। उसकी माँ बहुत साल पहले उसके पिता को छोड़कर जा चुकी थी और ले दे के उसके घर में एक दादी थी जो कि पूरी तरह स्टेबल नहीं है, और जब यून ने उनके सामने पैसे ऑफर किए तो उन्होंने इस केस को सेटल कर दिया है। अब ये बात जब मिन्सू को मालूम चलती है कि उसकी ग्रैंड मदर ने सेटलमेंट कर दिया है तो वो फूट फूट कर रोता है, क्योंकि वो कैसे भी करके उसके और उसके भाई पर हुए टॉर्चर का इंसाफ चाहता था। मिन्सू को देखकर सीओ और कैंग भी काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब ये केस कैसे लड़ा जाए। तभी योन अपनी साइन लैंग्वेज में कैंग को बताती है। वो कहती है कि प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में हम लोगों को हमारी लाइव फुटेज दिखाई थी। मैं पक्का नहीं कह सकती, पर शायद प्रिंसिपल ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है। इसके बाद सीओ और कैंग किसी तरीके चोरी छिपे प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाते हैं और काफ़ी ढूंढने के बाद इनको अपने सर के ऊपर लगा वो कैमरा मिल जाता है, और ये लोग वहाँ से प्रिंसिपल की सारी काली करतूतों की रिकॉर्डिंग निकाल कर ले आते हैं और अपने वकील को दिखाते हैं। इतना तगड़ा एविडेंस लाने के बाद ये लोग काफ़ी खुश होते हैं और इन्हें यकीन हो जाता है कि अब बच्चों को इंसाफ मिलकर रहेगा, और इनका एडवोकेट भी इनसे कहता है कि अब ये केस हमारे हाथ में है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये एविडेंस अगली कोर्ट की तारीख तक मेरे पास ही छोड़ दो, क्योंकि ये हम कोर्ट में ओपनली नहीं दिखा सकते और मैं खुद जज से मिलकर पर्सनली एविडेंस दिखाऊंगा, जिस पर सीओ और कैंग दोनों ही अग्री करते हैं। इसके बाद फ्राइडे को जब इस केस की आखिरी डेट आती है तब सीओ और कैंग के साथ धोखा हो जाता है। दरअसल इनके केस के वकील ने प्रिंसिपल को कोई भी फुटेज नहीं दिखाई होती है, यानी कि वो भी प्रिंसिपल और उसके वकील की साइड हो गया है। और अब जब प्रिंसिपल और उसके लोगों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है तो ये केस एक तरीके से उनके पाले में गिर जाता है, और जज प्रिंसिपल को 8 महीने, चीफ एडमिन और पार्क को 6-6 महीने की सज़ा सुनाकर इस केस को बंद कर देता है। प्रिंसिपल, चीफ एडमिन और पार्क को इतने घिनौने काम के लिए इतनी कम सज़ा सुनाई गई थी, और ये देखकर सीओ और कैंग बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हैं। मिन्सू की आंखों में भी आंसू आ रहे होते हैं, पर इस करप्ट सिस्टम के आगे ये सब मजबूर थे। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल के सारे लोग इस फैसले का वेलकम करते हैं और ये तीनों जेल जाने से पहले कुछ लड़कियों के साथ मिलकर पार्टी भी करते हैं। इस पार्टी में इनका वकील भी शामिल होता है। प्रिंसिपल वकील से पूछता है कि तुमने जज से सेटिंग तो कर ली थी, वो तो हम जानते हैं, पर यह बताओ कि तुमने बच्चों के वकील को कैसे पटाया। तब इनका वकील इन्हें बताता है कि मैंने उसे अपनी फर्म में काम करने की अपॉर्चुनिटी देने का लालच दिया था, जो उसके लिए वाकई बहुत बड़ी चीज़ थी, और उसने वो सारी रिकॉर्डिंग मुझे सौंप दी थी। कैंग इन सब के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी था और वो शहर छोड़कर अपने होम टाउन वापस जा रहा होता है। सीओ उससे कहती है कि वो एक बार जाने से पहले बच्चों से मिल ले, जिस पर कैंग मना कर देता है और कहता है कि वो उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाया है, तो उनसे मिलने में उसे शर्म आ रही है। और इसके बाद सीओ जब यूरी और योन के पास आती है तो उसे मालूम चलता है कि मिन्सू पार्क से बदला लेने के लिए उसके घर के पास चला गया है। सीओ तुरंत फ़ोन लगाकर कैंग को इसके बारे में बताती है और कैंग गाड़ी घुमाकर वापस आने लगता है। मिन्सू पार्क से बदला लेने के लिए उस रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया था जो पार्क के घर के पास था, और उसके आते ही उसके पेट में चाकू मार देता है। अब तक सीओ और कैंग भी मिन्सू को ढूंढते हुए उस रेलवे ट्रैक से थोड़ी दूरी पर पहुंच गए थे। पार्क चाकू लगने के बाद मिन्सू पर अटैक करता है और उसे मारकर पटरी से हटने लगता है, क्योंकि दूसरी साइड से ट्रेन आ रही होती है। पर मिन्सू आज पार्क को छोड़ने के मूड में नहीं था।
वो पार्क के पैर पर चाकू मारता है और उसे घायल करके अपने से लिपटा लेता है। सीओ और कैंग मिन्सू को पटरी से हटने के लिए कहते रहते हैं, पर वो ना तो खुद हटता है और ना पार्क को हटने देता है, जिससे कुछ ही सेकंड्स में आ रही ट्रेन इन दोनों को कुचलकर जान से मार देती है। मिन्सू के मरने के बाद शहर में काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट होता है, जिसमें बहुत लोग स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं और मिन्सू से लेकर यूरी और जियोन के लिए न्याय की मांग करते हैं। पर एक अंधे सिस्टम पर इनका कोई भी असर नहीं पड़ता है। बस थोड़ी ही देर में इन पर लाठीचार्ज करती है। इन सब के बीच कैंग मिन्सू का फोटो लेकर उसके लिए जस्टिस मांगता रहता है, पर सबके साथ पुलिस वाले उस पर भी लाठियां बरसाते हैं, जिस पर कैंग और सीओ के साथ साथ ये देखकर यूरी और योन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसका अगला सीन 1 साल बाद का दिखाते हैं, जब सीओ कैंग और यूरी और योन के बारे में बताती है। कैंग अब तक अपने होम टाउन वापस आ चुका था और वहाँ वो कोई दूसरी जॉब कर रहा था। सीओ बताती है कि हमने इस केस के लिए री अपील करी थी, पर कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। वो कैंग को बताती है कि यूरी और योन दोनों का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है और इन दोनों बच्चों की हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे वॉलंटियर्स भी आगे बढ़कर सामने आ गए हैं। इससे ये दोनों अब पहले से काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अब हम बात करते हैं इस फिल्म के कंक्लूजन की, और वो ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही कम फिल्में ऐसी बनती हैं जो समाज को आईना दिखाती हैं और उसे सुधारने का काम भी करती हैं। और 2011 की ये मूवी उन्हीं फिल्मों में से एक है। इसने न केवल समाज के उस हिस्से को दिखाया जहां ताकतवर इंसान कमज़ोर को दबाता है, बल्कि उन मासूम बच्चों को इंसाफ भी दिलाया, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद ही बच्चों का ये केस फिर से रीओपन हुआ था और दोबारा री इन्वेस्टिगेट करने पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी लोगों को लंबी लंबी सज़ाएं सुनाई गई थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।